भारत में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। लगभग 100 करोड़ वोटर्स, 2600 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी और सबके मन में एक ही सवाल, क्या इस बार भी मोदी सरकार? बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं मोदी। हाँ, सही सुना आपने। एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से पीएम मोदी दुनिया के जाने माने लीडर्स में से एक बन गए हैं। भारत की बढ़ती इकोनॉमी और वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने का भी श्रेय इन्हीं को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि देश कुछ अलग ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब डेमोक्रेसी में बदलाव लाए जा रहे हैं, जिसकी सत्ता उसका देश, कुछ इस तरह की विचारधारा फैल रही है। ये देश की मेजॉरिटी यानी हिंदुओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो माइनॉरिटी खासकर मुस्लिमों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। वैसे देखा जाए तो ये किसी मजहब से जुड़ी बात नहीं रही है, ये पूरे भारत देश के संविधान को झुठला देने के पैतरे हैं। लेकिन आखिरी जवाब तो जनता ही देगी, हो रहे इस विश्व के सबसे बड़े चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे। ये इलेक्शन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी साल मैक्सिको, रशिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, यूएस और इंडोनेशिया, इन 7 देशों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन 7 देशों की पॉपुलेशन मिलकर भी अकेले भारत के वोटर्स से कम है। 15 लाख कर्मचारी, 1 लाख पोलिंग बूथ, तो 7 चरणों में यानी अप्रैल से लेकर जून तक का समय लगेगा इस पूरे चुनाव को पूरा होने में। आपको बता दूं, रूलिंग पार्टी बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 282 और 2019 में 303 लोकसभा सीटें अपने नाम की थी और अभी का टारगेट भी कुछ कम नहीं है। इनका कहना है बीजेपी अकेले ही 371 सीटें जीतेगी और कुल मिलाकर इस बार 400 पार जाएंगे। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस है, जो कभी भारत की सबसे मजबूत पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आजकल रूलिंग पार्टी के मुकाबले काफी कमजोर दिखती है। विपक्षी पार्टियों ने इस मुकाबले के लिए एक टीम भी तैयार की है, जिसका नाम है INDIA अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ऑपोजिशन के इस समूह में चेहरा न होने के कारण जनता का विश्वास जीतना थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। जबकि दूसरी तरफ मोदी का चेहरा ही काफी है पार्टी को आगे ले जाने के लिए। राहुल गांधी, जिनका परिवार ही देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों से भरा पड़ा है, उनके मुकाबले हैं ये मोदी। अत्यंत ही साधारण परिवार से आते हैं, कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लोग इनसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। ये इनके लिए बड़ा एडवांटेज होने वाला है। साथ ही इनके शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आया है। दुनिया की बढ़ती इकोनॉमीज में भारत अब नंबर 1 पर है। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इंडिया की इंटरनेशनल इमेज बहुत बेहतर हुई है। देश की सुरक्षा व्यवस्था काफी बड़ी है। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की आय और इंफ्रास्ट्रक्चर में गजब की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर बात करें देश के युवाओं की, तो रोजगार की कमी अभी भी है। देश के किसान असंतुष्ट हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा मुद्दा है और देश के एक बड़े वर्ग को परेशान कर रहा है, वो है हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ प्रमोट करना। इस देश में लगभग 79% हिंदू हैं, 14% मुस्लिम, 2% क्रिश्चियन और लगभग 1.7% सिख समुदाय के लोग रहते हैं इस देश में। परसेंटेज में भले ही एक के दुक्के लग रहे हों, लेकिन इस देश की माइनॉरिटीज की संख्या भी कई देशों की पूरी पॉपुलेशन से कई अधिक है। ये भारत देश है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज्यादा समुदायों के लोग यहाँ रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है, प्रतिष्ठा है। ऐसे में मेल मिलाप से रहना चाहते तो हैं लोग, लेकिन थोड़ी भी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ दंगे करा देती है। और जब देश का सबसे बड़ा नेता ही अलगाववादियों की तरह भाषा बोले, उनकी बात करे। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। तो जनता बिना किसी भेदभाव के युवाओं के देश के विकास की उम्मीद आखिर किसे रखे? 1947 में भारत आजाद तो सेक्युलर ही हुआ था, लेकिन मोदी राज में सामुदायिक हिंसा और राजनेताओं की बयानबाजियों की वजह से कई दंगे भड़के। इन पर यह भी इल्जाम है कि इनकी पार्टी धार्मिक मुद्दों को अपना पहलू बना लेती है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है राम मंदिर। यह मोदी का राम मंदिर के उद्घाटन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना बहुतों को भाया नहीं। एक नेता होने की हैसियत से क्या वो किसी मस्जिद के उद्घाटन में भी इसी तरह हिस्सा लेंगे? खैर छोड़िए, इस सरकार पर मीडिया को कंट्रोल करने का भी आरोप है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा इनके कब्जे में है। न इनके खिलाफ कोई डिबेट होती है, न कोई क्वेश्चन करने वाला अब बचा है। पिछले 10 सालों में पत्रकारों के खिलाफ सबसे ज्यादा वायलेंस रिकॉर्ड हुए हैं इस देश में।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी भारत लगातार तेजी से नीचे गिर रहा है। ये गवर्नमेंट यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का हवाला देकर जाने कितने ही जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स आदि पर बिना किसी बात दबाव बनाती है, यहाँ तक कि उन्हें जेल भी भेज देती है, खासकर जब कोई प्रोटेस्ट या कोई विषम परिस्थिति होती है। लेकिन इस सरकार ने इन 10 सालों में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जैसे सीआईबी, सीआईडी, ईडी का भी जमकर दुरुपयोग किया है। जब चाहा तब किसी ऑपोजिशन नेता के घर पे छापा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट तक को जेल भेजा गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और उन्हें पूरा इस्तेमाल किया। ब्रिजभूषण जैसे नेता जिन्हें सजा मिलनी थी, वे अभी भी बाहर खुले घूम रहे हैं। सवाल आपको करने हैं, क्योंकि वोट का बटन भी आपको दबाना है। सारी रणनीति और पहलुओं को समझें, जिम्मेदार बने, सोच समझकर अपना नेता चुने और बने रहिए मेरे यानी साक्षी पाई के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।